इस करियर में और आपकी इस प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन के लिए। देखो मेरे बच्चे, आप बड़े नायाब बच्चे हो। अगर नहीं यकीन आता तो आप अपनी क्लासेस में अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिएगा कि कितने के लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की क्वालिफिकेशन को चूज़ किया होगा। शायद आप में से, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे के सारे पहले कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होंगे। कुछ पहले शायद कुछ इंजीनियरिंग का सोच के इंजीनियरिंग रख के बैठे होंगे, कुछ मेडिकल का सोच के मेडिकल रख के बैठे होंगे। लेकिन उसके बाद अपनी उस सोच को तब्दील करके किसी और बड़ी चीज़ के लिए सोचना, तो मेरे बच्चे ये हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती। शायद लोग कई चीज़ों से डर के कोई छोटा सोच रहे होते कि ये इतना बड़ा मैं कैसे करूंगा। अब देखो ना, आपके क्लास फेलो से लेके आपके रिश्तेदारों से लेके आपके जितने जानने वाले लोग थे, सब ने आपको रोका कि कहाँ पे जा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपका आना इस बात को बड़ा वाजे करता है कि माशाल्लाह आप डिटरमिन बच्चे हो, जो कुछ करना चाहते हो। और वैसे भी तो मेरे बच्चे, एक ही जिंदगी है। अब एक जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लो, कुछ अच्छा कर लो जो आपके लिए भी फायदेमंद हो, आपके पूरे खानदान के लिए भी हो। ये याद रखना, जब आप यहाँ पे बैठे होंगे कभी ना सोचना आप अकेले बैठे हो या आपके अकेलों का ये करियर है या फ्यूचर है। याद रखना मेरे बच्चे, ये आपके पूरे खानदान का फ्यूचर है। अगर आपने ये हिम्मत करके कर लिया इंशाल्लाह, और हो भी होएगा। देखो अभी अभी रिजल्ट आया, तो 450 बच्चे सीए क्वालिफाइड किए। ये थोड़ी तादाद नहीं है, ये तादाद रोज बरोज बढ़ ही रही है। कभी का हमारे दौर में हमें पता चलता था कि कोई 100 150 बच्चा सीए क्वालिफाई किया करता था। और देखो फाइनल में कोई बहुत ज्यादा बच्चे हजारों में अपियर नहीं होते। ये ना समझिएगा कि फाइनल में अन्य वाह तादाद होगी जो जाके पेपर में अपियर होती होगी। नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो आर्टिकल्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास बड़े पहले नंबर पे। देखो अज्यूम कर लो आप इतने सारे माशाल्लाह बच्चे बैठे हो यहाँ पे, जब आप दाखिला भेजा आपने सबने कि हमने पेपर देना है इस अटेम्प्ट के अंदर, लेकिन जो जाने वाले पेपर में देखे वो तकरीबन 50% तक जाके पेपर अटेम्प्ट करते हैं बेचारे। 50% के अराउंड तो पेपर देने जा ही नहीं पाते। वो बिजी लोग होते हैं बच्चे, मसरूफ है वो सारा दिन। एक बच्चे को पता है, एक बंदे को, कि मैंने तैयारी की नहीं पेपर की, तो जाके मैं क्या करूंगा। और आई कैप किस्मत की बेस पे तो पास करता नहीं मेरे बच्चे हैं। उसको चाहिए जो बंदा मेहनती है और मेहनत करके वो मेहनत दिखाए भी है। ये ना हो कि मेहनत कर रहा हो लेकिन पेपर में मेहनत नजर आए। उसको पेपर में मेहनत हुई हुई नजर आनी चाहिए। तो जिस बच्चे की भी नजर आएगी मेरे बच्चे को पास कर देंगे। आई कैप बेचारा बार बार कॉलेजेस का विजिट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि देखिए हमें मेंबर्स की तादाद बढ़ानी है। हमारे जैसे पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का प्रेशर है, इसी तरह हमारे ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर है कि हमने मेंबर्स की तादाद बढ़ानी है। तो देखो मान लो कि कोई 70 साल हो गए, अभी तक हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मान लो कि 1000 के राउंड, 10,000 के राउंड। क्योंकि इमोर्टल्स नहीं ना होते, मर भी जाते हैं मेरे बच्चे हैं। ये ना समझना कि अल्लाह माफ करे चार्टर्ड अकाउंटेंट मरता नहीं है। ये शायद सारे कबूओं की तरह बन जाते हैं। कभी कौवा भी मरा हुआ नहीं देखा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मरता होगा, मरते हैं। इसका मतलब तादाद कम हो रही है बेचारी, जितने बढ़ नहीं रहे जितने मर जाते बुजुर्ग के लोग। आप पीछे कोविड आया, और कोविड ने तो जिन लोगों को खाया वो ज्यादा अमीर लोग ही थे हैं, और अमीरों में डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। तो इसलिए अच्छी खासी तादाद वहां पे चली गई। तो मेरे बच्चे इसलिए ये ना सोचिएगा कि ये तादाद शायद इतनी ही थी, ये तादाद अच्छी खासी कम हुई कोविड में भी, बाकी इर्द गिर्द भी। और दूसरा मेरे बच्चे, इस तादाद को इसी तरह बढ़ाना है। मैं कह रहा हूँ 450 बच्चे सीए क्वालिफाई करना बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा साइन है। और ये भी चंद चंद उसमें से, चंद हजार में से, हजार भी यही नहीं हजारों। वहां पे सीएसएस का देखो पता चलता है 97,000 ने दिया, और मान लो कि 112 बच्चों ने पास किया है। वो अजीब सा माहौल होता है वहां पे। कोई नहीं कोई डरता, कोई खुदा ना खासा कहता कि देखो और यहाँ पे तकरीबन कोई इन एवरेज 40% तक रिजल्ट होता है, इन एवरेज। और किसी मैट्रिक रिजल्ट के बोर्ड का भी शायद, किसी बोर्ड का शायद वो 40 to 50% रिजल्ट ना हो, और सीए का इतना होता है। लेकिन आप लोगों को डराने वाले मेरे बच्चे वो टका के डरा के रखेंगे। अभी देखो रात की मैं आपको बताऊं, रात एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा कि ये हमारा कोई दूर के रिश्तेदार हैं, ये इनका बच्चा सीए करना चाहता है, तो अच्छे लोग हैं, इनका अच्छा कारोबार है, तो जरा इनको सीए के बारे में गाइड करना। मैंने कहा कि वो अपने बच्चे कर तो रहे हैं अब सीए, तो वो बता दें। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो कहा कि इसको ये सीए में ना ही है सीए बहुत मुश्किल है, और उसका स्कोप भी अब उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अच्छा, फिर मुझे बड़ा गुस्सा है इस बात में है। वो जो 3 4 बच्चे जो इनके खानदान में से हमने सीए में लेकर आए हैं, और वो माशाल्लाह सीए फाइनलिस्ट हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने ये किस बेस पे कहा है। तो मेरी बात फिर उनसे हुई, और मैंने उनको टका के डांटा, और मैंने उनको कहा कि बेशर्म इंसान है। कुछ अरसा पहले आपको भी यही अल्फाज मिले थे, आपके एक कजन है जो सीए कर रहा था, उसने भी आपको यही कहा था कि सीए में नहीं आना है, ये मुश्किल है, ये होता नहीं, और इसका स्कोप भी कोई इतना नहीं रहा जितना पहले थे। और बेशर्म आप भी वही बातें आगे चला रहे हो। और सबसे ज्यादा जो रोकने वाले लोग हैं वो खुद सीए वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली। जिस बंदे ने सीए किया होगा वो कभी दूसरे को नहीं आने देंगे। 80+ बच्चे जो लोग होंगे, 80+% सीए के लोग, वो कभी भी सीए में किसी को आने नहीं देंगे। वो ये नहीं होगा, उनको लगा, देखो उनकी इज्जत है। उनको पता कि अगर हर एक ने आगे ये कर लिया है, किसी और ने भी कर लिया, मेरी इज्जत कहाँ पे जाएगी। है, मैंने तो ये एक हवा बनाया हुआ अपने रिश्तेदारों के अंदर कि देखो मैं सीए हूँ।
अगर इसने भी आगे कर लिया, मेरा हुआ तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कह रहा तूने कौन सा तीर मारा भैया, अब तो हर कोई करके फिर रहा है इस तरह। तो मेरे बच्चे इसका, अब देखो वो कह रहे हैं कि हमें तादाद बढ़ानी है, हमारी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, और हमारे बेशर्म लोग सीए के क्या कह रहे हैं, और वेला भी कोई नहीं, कमा भी टका टका के रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन बेशर्मी आगे जो बांट रहे हैं वो क्या है कि सीए नहीं करते। तो मेरे बच्चे ऐसे लोगों से जरा थोड़ा सा अपने आप को जरा कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव रहिएगा। इन लोगों का कोई नहीं, ये तो हमेशा होते हैं मेरे बच्चे और हमेशा रहेंगे। और मजे की बात आपको बताऊं, आप भी कल यही करो। है? शायद आपको पता, आपने भी किसी को नहीं हारने देना सीए के लिए। ना ना, ये तो हमारी ही किस्मत में है, आप सब तो बेकिस्मते हैं जो दुनिया पे आगे। ये तो मैं हूँ सबसे ज्यादा लकी बंदा जिसने ये सीए करना था। तो खबरदार अगर कोई सीए में आया है, इसका स्कोप भी कोई नहीं, इसका मार्केट में डिमांड भी अब कोई नहीं, पता नहीं क्या नहीं है, तो अल्लाह माफ करे इनकी शादी भी नहीं होती है। पता नहीं क्या होता ही नहीं कि इतने साल लग जाते हैं सीए करने में, शादी तो फिर सबसे बड़ा कंसर्न यही है, वो भी नहीं होती तो रौला ही मुक गया है। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप लोगों ने भी यही कार्य खैर में भरपूर हिस्सा लेना है कभी जाकर। अल्लाह ताला हिदायत दे। और दूसरा मेरे बच्चे, कोशिश करना, अब आ तो गए हो सीए में, जो आपके रूममेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं मेरे बच्चे, यकीन कर लो ये प्लेग की तरह है सीए के अंदर। शायद प्लेग का भी उतना ज्यादा नुकसान ना होता हो, वो भी किसी हद तक जाके दुरुस्त हो जाती है, लेकिन ये नहीं होते। इनसे बच के रहना मेरे बच्चे। आपके जो यहाँ पे एक बच्चा सीए में एडमिशन करा के जाता है, शाम को वापस आके कहता है मैंने एसीसीए कर रहा है। हुआ क्या है, कहता वो रूममेट कह रहा है सीए तो होता ही नहीं, खुद भी वो सीए कर रहा लेकिन इसको एसीसीए के लिए भेज दिया, जा जाके अपना चेंज करा ले, है एसीसीए के 14 पेपर है वो कर ले, ये तो होता ही कौन। और जिस हॉस्टल में आप खुद जाएंगे वहां पे बैठा हुआ बंदा कह रहा होगा यहाँ बनाना, हो सकता है उसके वार्डन के साथ कोई पंगे हैं, लेकिन वो कहेगा ये तो हॉस्टल ही फारग है, तू यहाँ पे ना, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर अगर तो कोई बंदा सीए में आके आपको सीए से रोक रहा है, उस जैसा बेशर्म इंसान को, उसको कह पहले तू छोड़, तेरे पीछे पीछे मैं भी आया। खुद कर रहा है लेकिन दूसरों को छुड़वा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से जरा थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ करना है, अगर अपने लिए कुछ, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो, इसके अलावा करोगे भी क्या है। टिकटॉकर बनोगे वो तो हर कोई है, हर दूसरा बंदा टिकटॉकर बनना है, वो अंदर का जो उसका अदाकार है हर दूसरे बंदे का जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जिस रोजी, देखो रोजी रोटी आपने जो कमानी है उसमें बड़ी सारी कुछ कह दो, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, शरी भी हैं, वैसे भी माशरती भी है, हर लिहाज से है। अगर इसी तरह की कमाई करनी हो फिर तो लोग बथेरे इस तरह के कमाते हैं। शायद हम इस तरह की कमाई नहीं करना चाहते, हम एक बाइज्जत रोजगार कमाना चाहते हैं। तो मेरे से उसके लिए एक मेहनत है, और मेहनत के लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, और ये दुनिया की मेहनत है, याद रखना, ये आखिरत की नहीं है। ये ना समझना कि इससे आखिरत सिमरेगी आपकी, ये सिर्फ दुनिया के लिए है, दुनिया संवारने के लिए यहाँ पे बैठे। आखिरत का आपका अलहदा मामला है, उसको अलहदा दिमाग में लाजमी रखिएगा, है अपने अमाल में भी, उसको दिमाग में भी। तो ये इस फिलहाल जो मेहनत है वो किसकी है, वो दुनिया की है। खैर, जब अच्छा कमाओगे तो मेरे बच्चे अमाल भी फिर अच्छे करने का दिल करेगा। जब क्या कहते हैं, खुदा ना खासा गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है, तो जब अच्छा कमाएंगे इंशाल्लाह तो हालात अच्छे होंगे, तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी ही होंगी। और याद रखना कि सीए इंटर भी काफ़ी है, मैं कमाने की अगर बात करूँ, सीए इंटर भी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा अगर खाली कमाना हो। वो जैसा शायद कोई यहाँ पे एमबीए शमबीए कोई 20 साल का एक्सपीरियंस वाला भी ना कमा सकता हो जितना खाली सीए इंटर, सीए अपने आर्टिकल्स खत्म होने के फौरन बाद जितना कमा सकता है। तो रौला कमाने का ही है मेरे बच्चे, यहाँ पे कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए खाली जिसको कहते हैं सी एंटर होना भी यहाँ पे वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा अगर किसी ने कमाना। लेकिन मेरे बच्चे, वो जो सिग्नेचर पावर आप लेने के लिए आए हैं, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में ही है कि जहाँ पे सिग्नेचर करें, आपके सिग्नेचर की कदर हो, है आपकी कदर हो ना हो, कम से कम आपकी सिग्नेचर की कदर हो। है दुनिया में देखो, वैसे अगर देखें एक ही सिग्नेचर हमारे लिए बड़ा, जिसकी वीडियो बन रही होती है वो हमारे निकाह का है, वो लोग वीडियो बना रहे होते हैं उसकी, वो एक सिग्नेचर है जो बड़ी अहमियत है उसकी। लेकिन अगर इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाते हो तो इस तरह के सिग्नेचर आप हर रोज करेंगे, ये नहीं कि हर रोज निकाह वाला मामले की बात वो 4 तक ही है मेरे बच्चे है, लेकिन फिर भी यानी कि सिग्नेचर पावर आपके पास जरूर आ जाएगी कि आप वो सिग्नेचर कर सकते हो, और चाहे उसकी वीडियो भी बनाते रहिए, आपकी मर्जी है। ले बेटा, कोई आपका कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो कर लो, वैसे ही कि शुरू करें। ले बेटा, जो पेपर मेरे हिस्से में आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इंतहाई आसान है, बिला वजह पास हो जाता है। इसमें आपको कोई खुदा ना खासा ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, जो मेन पेपर है आपने जिस पे ज्यादा फोकस करना मेरे बच्चे, वो आपका होगा 3 पेपर है, क्यूएम, आईटीए, और जो पहला पेपर, हाँ वो जो भी पहला पेपर है, वो मेरे बच्चे, क्योंकि हमारी अंग्रेजी माशाल्लाह कोविड के बाद ऐसी वैसी ही है, क्योंकि कोविड के बाद सारे रेडीमेड बच्चे ही आ रहे हैं, उनका कोई इतना पढ़ने पढ़ाने में मामला इतने ज़्यादा शरीर है नहीं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हमारा ज़ाया हुआ उसके अंदर। तो इसलिए जो हमारी अंग्रेजी जब माड़ी हो तो उसमें वो पेपर पास करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसमें ये पेपर भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होता, लेकिन वो पेपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। और उससे अगला
हमारा जो सीए नेक्स्ट है वो भी किसी हद तक थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा होता है। उस पेपर पे थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दे ले, अगरचे अब आपकी इंग्लिश जो भी जितनी थी वो हो रही थी, इंप्रूव हो गई। अब मजीद के चांसेस नहीं, हाँ इस तरह हो सकते हैं कि आप कुछ जो इंग्लिश लिटरेचर है आप उसको थोड़ा बहुत रीड करना शुरू कर दें, तो या सुनना सुनाना शुरू कर दें, शायद उससे थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज तो मेरे बच्चा अब जो होना था हो गया। ये मैट्रिक तक के मामला होते हैं। अब जो अगर आपको कोई लाइन पढ़ के किसी दोस्त को कहना कि कोई उसका कोई लिखा हुआ मजमून कोई टेस्ट आप चेक करना, कोई लिखा हुआ अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, अगर आपको उसकी अंग्रेजी पढ़ते हुए बीच में कोई लफ्ज गलत नजर नहीं आया या कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नजर नहीं आई, तो इसका मतलब माशाल्लाह आपकी अंग्रेजी फारेगी। तो बहरहाल ये जरा थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी तो मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह अंग्रेजी वैसे भी आगे लिखनी नहीं आपने, प्लस माइनस ही है, लेकिन कम से कम अंग्रेजी में लिखा हुआ सवाल तो पढ़ लेना। उर्दू में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा, उर्दू भी इंग्लिश भी है, यहाँ पे इंग्लिश ही है वैसे सारी के सारी। तो ये जरा थोड़ा सा बेहतर कर लीजिएगा मतलब। ले बेटा, हमें आई टू बी क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बच्चे देखो, आप सबसे पहले या तो आप किसी का चलता हुआ कारोबार संभालोगे या कल खुद का कारोबार करो। देखो वो चाहे आप सीए फर्म खोल लो, वो भी तो कारोबार है, वो भी तो बिजनेस है। चाहे आप किसी के फर्म बिजनेस के अंदर जाके सीएफओ किसी अच्छी पोजीशन पे ही होंगे, याद रखिएगा, सीएफओ या चीफ एग्जीक्यूटिव। एक तो हमें ये नहीं भरोसा होता, नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता सर, ये अच्छी पोजीशन, ये सर नहीं, मैं कहाँ पे सर, मैं गाँव में से आया हूँ अभी, है सीएफओ चीफ एग्जीक्यूटिव, सर मेरी किस्मत में ऐसे लोग नहीं है, मैं ये नहीं बन सकता। नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो होंगे ही नहीं। मजे की बात क्या है, जो आज के दौर में चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ है उस वक्त तक जा चुके होंगे दुनिया से, या बुजुर्ग हो चुके होंगे, मतलब वो स्पेस खाली हो चुकी होगी, उनकी मौजूदगी में नहीं आपने बनना, उनके बाद बनना है। हाँ सर फिर कोशिश हो सकती है। तो मेरे बच्चे यही है कि आपने बनना है इंशाल्लाह, ये किसी अच्छे पोजीशन पर ही होंगे, तो वो होगी बिजनेस ही। दरबार पे तो बैठना नहीं मेरे बच्चे, कहाँ पे बैठना आपने, किसी कारोबार के अंदर, चाहे खुद का हो चाहे किसी का हो। इसलिए आपको कारोबार के बारे में समझाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कैफ 6 का पेपर और भी कहीं पे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें तो होंगी, जैसे बिजनेस लॉ है, बिजनेस टैक्सेशन है, इसी तरह आगे जाके एक पेपर है उसमें बिजनेस से रिलेटेड बातें आएंगी कैफ 6 का। फिर आगे मेरे बच्चे CFAP 3 SPM एक पेपर है, उसके बाद MSA 2 जो आज के दौर में शायद आप जब तक आप आगे आएंगे शायद उस वक्त तक खत्म हो चुका हो, लेकिन फिलहाल तो है। यानी कि आपका सीए का आखिरी पेपर भी क्या है, वो बिजनेस से रिलेटेड ही है, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट आज के दौर में डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो फैसला साजी है, और अनफॉर्चुनेटली हम उसमें बड़े वीक हैं। अभी तक हम आज आज आगे क्लास में बैठे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं कि हमने सीए करना भी है कि नहीं। अभी भी सोच रहे हैं आज क्लास के बाद में सीधा घर चले जाएंगे, बस यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ इस तरह के ये खाक डिसीजन मेकिंग है मेरे बच्चे। तो यहीं यहीं पे मेरे बच्चे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग सिखाई जाएगी इस बिजनेस के अंदर, कि आपने कैसे फैसले करने हैं, और फैसले माशाल्लाह जैसे आपने करने हैं तो वैसे वो सारा पता है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे सिलेबस की अगर हम बात करें, हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर है। इकोनॉमिक्स की तरह बहुत बड़ा वो नहीं है, सिलेबस नहीं है। और अगले दिनों में जाके आपकी क्लासेस 5 दिन हो जाएंगी, पांचों सब्जेक्ट्स की। सैटरडे संडे हम ऑफ किया करेंगे, ये हमारी कैफ की क्लासेस जैसे ही खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद हम हमारा सारा फोकस पीआरसी पे ही होगा। हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को इंशाल्लाह हमने नवंबर में अटेम्प्ट दिलवानी, क्योंकि नवंबर में हम पेपर देंगे तो मेरे बच्चे आगे जाके मार्च में अटेम्प्ट कर सकते हैं कैफ के पेपर्स। तो इसलिए, और क्योंकि नवंबर के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में है, और जनवरी वाले बच्चे मेरे बच्चे मार्च में क्लियर नहीं हो सकते। देखो अगर तो आपसे खुदा ना खासा हमने आपको उस तरह संभाल संभूल के लेके चलना हो ना, तो फिर हम सितंबर 25 में जाके आपकी अटेम्प्ट दिलवाएंगे, और आपको जाके पेपर पास करवाएंगे जाके मार्च में, है, ताकि आपको अपने साथ लेके रख सके, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो। आप होते ही कोई इस तरह के मसले मसाइल और नहीं, लेकिन मेरे बच्चे हमारा उस तरह का कोई लालच नहीं। यहाँ पे सीएफई में सिर्फ एक ही मकसद है कि इंशाल्लाह हम आपको पास करवा दें, और पास आपने अपनी मेहनत से होना, याद रखिएगा, उसमें हमारा या कॉलेज का कोई कमाल नहीं होता, कमाल बच्चे का ही होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और मेहनत ही है यहाँ पे, और याद रखिएगा और कुछ नहीं चाहिए होगा आपसे, सिर्फ मेहनत ही है। और सर और कुछ चाहिए भी क्या, मेहनत ही तो है जो हम नहीं करते हैं, कुछ और मांगे सर, लेकिन मेहनत ही। लेकिन हमारे यहाँ पे मेरे बच्चे सिर्फ मेहनत ही चाहिए होगी जो आपने करनी है। तो 10 चैप्टर है मेरे बच्चे हमारे, और पेपर अगेन हमारा जो सिलेबस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड, ये अगरचे ये बातें किसी काम की नहीं, क्योंकि 10 चैप्टर में 10 के 10 हमने करने, ये सब फजूल चीजें होती हैं, पता नहीं हम क्यों बताते हैं, लेकिन फिर भी कई नालायक लोग भी होते हैं, वो कहते हैं सर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया ना वो बता दें। तो शायद नालायकों के लिए इस तरह की चीज होती है। मेरे बच्चे मुझे बताएं कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। हम आपने कहा कि सर कहा कि बता दो, ना कहना नालायक है। चले मेरा ख्याल है कि फिर भी देख लो, इससे बेहतर है ये देख ले बेटा, हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो हमारा ग्रेड 1 होगा उसमें उसकी वेटेज 25 से 35 नंबर, उसमें सिर्फ 3 चैप्टर है, 1 to 10, और 10वां चैप्टर प्योर रट्टा है, उसमें कुछ भी नहीं होता, बस है तो पहले भी 2 उसी तरह के, लेकिन फिर भी 10वां तो बिल्कुल ही रट्टा है। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा जो दूसरा पोर्शन है तकरीबन 50 नंबर के वहां से आएंगे, और ये है भी 5 चैप्टर,
और उसके बाद एक चैप्टर में से 15 से 25 नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस का। और उसके बाद मेरे बच्चे एक हमारा एथिक्स का है, उससे 5 से 10 नंबर। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो चैप्टर नंबर 4 और जो पहला ग्रेड है चैप्टर 1 2 10 4 और 6, ये 10 ये 5 चैप्टर कर लो तब भी पास हो सकते हो, खाली ये 5 कर लो तब भी पास हो सकते हो, लेकिन गलती फिर एक भी नहीं करनी आप। 5 चैप्टर कर लो, 100% सही कर देना, पास हो जाओगे, गलती के चांस नहीं है। लेकिन अगर मानो कि 5 चैप्टर कर लो लेकिन बाकी भी 5 कर लो, वो जो 5 में गलतियां होंगी वो बाकी जगहों से कवर हो जाएंगी, बाकी पास हो ही जाना है। इसलिए आप जो मर्जी हो, सिर्फ एक बच्चा फेल हो, अब वो पता नहीं कौन। ले बेटा, तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे, एमसीक्यूज, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें से 50 एमसीक्यूज आएंगे मेरे बच्चे, 2 2 नंबर के। तो ये हमारा पेपर पैटर्न होगा, और रिजल्ट आपका फौरन नहीं आता, वो कुछ अरसे के बाद आता है। तो रीजन ऑफ फेलियर क्या होता है? थ्योरी के पेपर है मेरे बच्चे, थ्योरी में एक ही दिक्कत होती है, वो क्या है कि बच्चे साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ भूलते भी जाते हैं कि पहले क्या पढ़ा हुआ। इसलिए मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आपने क्या करना है, जो पहले पढ़ लिया उसको भी, अच्छा पूरे सीए के अंदर ये आपके लिए जिंदगी आसान कर देगा कि जो पहले पढ़ लिया हो उसको चाहे अखबार की तरह रीड करे, वो पूरी रिवीजन कहलाती है सीए। तो आपने जो पहले पढ़ लिया होगा उसको भी कहीं ना कहीं पीछे जाके उसको एक दफा रीड करते रहे, आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास आप सिर्फ मेरे साथ साथ चलते रहे और पिछला आपने रीड ना किया उसको, तो मेरे बच्चे रिवाइज ना करने की वजह से वो शायद आपका कॉन्फिडेंस जाना शुरू हो जाएगा, वो मुझे चीजें भूल गई। अगर वो कॉन्फिडेंस चला गया तो मेरे बच्चे डीमोटिवेट, और डीमोटिवेट होना एक पेपर को फिर इफेक्ट नहीं करता, उससे जो बाकी पेपर हैं वो भी मेरे बच्चे इफेक्ट होते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि जैसे जैसे साथ साथ चलते जा रहे हो, साथ आपने क्या करना है, पिछला भी उसको रिवाइज करना है, कोई थोड़ा बहुत टाइम रखें उसके लिए। और उसको याद नहीं करना, ये ना होगा सवाल की तरफ, फायदे को नहीं, देख के उसको पढ़ो, जितनी दफा हो देख के पढ़ो, क्योंकि पेपर में सामने लिखा आना है और नीचे 4 ऑप्शन होने हैं, आपने उनको ऑप्शंस को टिक करना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट होंगे, और उसके बाद वो आपने देख के अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो मेरे बच्चे पेपर पास हो जाएगा। तो याद नहीं करना आपने, मेमोराइज नहीं करने की कोशिश करनी उस तरह। स्टडी मटेरियल क्या होगा? सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, ये मोर देन सफिशिएंट होगी। आई कैप की किताब मेरा ख्याल आपके पास होगी, उसके अलावा कोई नोट्स नहीं मेरे बच्चे। आई कैप को कोई नहीं पता कि इसके अलावा भी दुनिया में कोई चीजें बनी हुई है हमारी किताब के अलावा। आई कैप जो पेपर बनाता है मेरे बच्चे अपनी किताब के लिहाज से बनाते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए टीचर आपको कुछ और किताब भी रिकमेंड करते हैं। थ्योरी में तो पूरे सीए के अंदर कभी सोचिएगा ना कि हम आई कैप की किताब के अलावा कोई और किताब इस्तेमाल करें। तो मेरे बच्चे, एक तो आपको 100% यकीन रहना चाहिए, और होता भी है यकीन कि आई कैप की किताब पढ़ रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब पूछने का अंदाज उसका ऐसा हो सकता है, कॉन्सेप्ट उसके बाहर नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि एक चीज उन्होंने किताब में पढ़ाई नहीं और उसे हट के आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ ली, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, इसको अच्छे तरीके से मेरे बच्चे करना है, और हमने पढ़ानी ये है। हमने कोई ना उसके उसके अलावा अगर कोई कहे ना सही हॉस्टल के अंदर इधर उधर, और ये देखिए बड़ी सौखी किताब है, मेरे बच्चे यहाँ पे हमने एक एक लाइन एक एक लफ्ज मैंने आपको रीड करवाना है, क्योंकि मुझे कतन भी आप पे भरोसा नहीं, ना ही आपकी आपकी काबिलियत पे कोई भरोसा है। तो मैं क्या करूंगा आपको, मतलब अभी तो बच्चे हो ना, अभी तो इंटर के बाद आए हो, हमें क्या पता कि कौन कितना काबिल है? और ये नहीं कि मैं काबिलियत पे इस लिहाज से भरोसा के आप अल्लाह माफ करे काबिल नहीं, मतलब मुझे थोड़ी पता कौन काबिल है कौन नहीं। मेरे लिए तो सारे बराबर हैं, और सारे मेरे लिहाज से फिलहाल तो यही, इस लिहाज से सारे के सारे अभी काबिल नहीं है। और मैंने एक एक लाइन को एक एक लफ्ज को यहाँ पे किताब रीड करवानी है, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बता दूंगा आप जाके खुद ही पढ़ रहे हो, क्योंकि इतना सिलेबस है को नहीं, हम फिर भी इंशाल्लाह इसको रीड कर करके भी बड़ी आसानी के साथ कवर कर लें। उसके बाद एक हमारा और भी मेरे बच्चे तरीकाकार होता है, ये आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग माशाल्लाह हिम्मत वाले हो, आप लोग यहाँ पे आके बैठ गए। लेकिन हाँ, जो क्लास हमारी यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे होते हैं फिजिकल, अभी वही क्लास हमारी लाइव भी चल रही होती है। यानी कि लोग क्या कर सकते हैं, लाइव घर बैठ के इसी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और खुदा ना खासा अगर किसी की किसी दिन कोई इस तरह की नागहानी कोई छुट्टी हो रही हो है तो और अगले दिनों में क्योंकि बारिशें फिर बता रखी है उन्होंने, जिस दिन कोई बारिश हो रही हो और गलियों में पानी खड़ा हो, कोशिश करें मेरे बच्चे कॉलेज तक ना आए, आप रुकेंगे वहीं पे अपने हॉस्टल में, घरों में। उस दिन का लेक्चर जैसे ही क्लास खत्म होगी, जितने बच्चे आए होंगे इट्स ओके, उसको रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो मेरे बच्चे अपनी एहतियात करनी है, आप लोग बड़े अहम हो, आप बड़े कीमती हो, तो कोशिश करना है कि बारिश के पानी में, क्योंकि गलियों का निज़ाम कुछ ऐसा वैसा ही होता है, कोई कोई बिजली का निज़ाम भी पाकिस्तान में कुछ ऐसा वैसा ही है। तो इसलिए मेरे बच्चे एहतियात आपने भरपूर करनी है। अगर पानी खड़ा हो गलियों में तो आपने उसमें नहीं निकलना, आप उसको देख, जैसे क्लास खत्म होगी हर क्लास का लिंक, रिकॉर्डिंग का लिंक है उसको शेयर कर दिया करेंगे, लाइव चाहे ना भी हो, कोई लाइट का या इंटरनेट का इशू है तो रिकॉर्डिंग लिंक शेयर हो जाएगा, आप उसको अटेंड कर लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर भी बाद में अवेलेबल होते हैं, ये सारा कुछ मेरे बच्चे। किसी को कोई मसला हो कभी होता है ना पढ़ते हुए किसी लाइन की समझ नहीं आई, तो मेरे से उसके लिए ये बच्चों से रिक्वेस्ट होती है कि ग्रुप हमारे जस्ट कॉलेज की कम्युनिकेशन के लिए होते हैं,
ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर्सनल नंबर आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा और ग्रुप में होगा वहाँ पे। बस ये देखिएगा ऊपर कहीं एडमिन में वो नंबर आ रहा होगा 00338261958 वाला। तो इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई भी कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आ रही है उस पैराग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट करके थोड़ी सी लाइन को मार्क लगा के कि सर ये मुझे समझा दें। तो वैसे पहले इसकी कोशिश करें कि ये ना ही हो, क्योंकि जब एक चीज़ हमने क्लास में रीड करनी है, मैंने बतानी है, उसको वहीं पे हजम करने की कोशिश करें, ना ही उस चक्कर में पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, उसके बावजूद इन्होंने पंगा तो लेके रखना और पैसे भी तो पूरे करने हैं। इसलिए चेक करें कि टीचर हमें रिस्पॉन्स करता भी है कि नहीं है। और इन्होंने कहा था व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई करते हैं कि नहीं, चेक करें, फिर रिप्लाई करते हैं कि नहीं। तो रात 12-1 बजे आप मैसेज करेंगे, चेक करेंगे, है? फिर आप जाके बताएंगे देखें सीएफई के टीचर रिस्पॉन्स ही नहीं करते। मैंने सिर्फ रात को 11-1 बजे मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। एग्जाम डेट अब आपको पता चला, हर 2 महीने बाद पेपर होते हैं। फिलहाल हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? नवंबर के लिए इंशाल्लाह। और नवंबर में याद रखना 5 पेपर, और कतई नहीं डरना इस बात से कि खुदा ना खास्ता 5 पेपर नहीं होते या ऐसा ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। जिसने करना है उसने करना है। और आगे तो वैसे भी आप आखिरी बच्चे हो, पहले भी शायद ये चीज जिक्र हो चुकी हो। इसके बाद वैसे पीआरसी में 3 पेपर रह जाने। अच्छा सर फिर हम जा रहे हैं, हम बाद में आएंगे। नहीं मेरे बच्चे 3 पेपर रह जाएंगे इसके पीआरसी के। आई कैप कुछ इसको मर्ज करने जा रहे हैं, 2 पेपर मर्ज करके, इकोनॉमिक्स और आईडीबी को मर्ज करके एक बना देगा। और यहाँ से जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला पेपर है वो आगे ट्रांसफर कर देगा इसको दोबारा से। तो दोबारा से सिर्फ 3 पेपर रह जाएंगे, लेकिन वो कब होंगे अभी कंफर्म नहीं है। ये ना कहना कि सर ठीक है 3 वाला सही है। तो आपने टाइम थोड़ी जाया करना लाभ आप करके। तो आपने क्या करना है इसको फिलहाल, ले बेटा, जी बेटा। यार बंद ना करो इसको, इसका जो ध्यान है वो आसमान की तरफ कर दो। ले बेटा, अजीब बच्चे हो। ओए बंद किया कि चला गया? बंद किया। अच्छा आप हवा मेरे तक आई है, पहले नहीं आ रही थी। शुरू करें? कोई सवाल आपका अभी तक? कुछ भी पूछना चाहें आप देख लीजिए। मैं फिर आप डेली आपसे पूछूंगा, जो पढ़ाया होगा मैं पूछूंगा भी आपसे। नहीं तो अभी अभी मुझसे पूछ लो, कोई एक बच्चा सवाल कर देगा, मैं कभी नहीं आपसे सुनूंगा। चलो ले मैडम, इसका मतलब कि अब आप मैं कभी सवाल नहीं करूंगा आपसे। नवीद बेटा। ले बेटा, चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। के कारोबार अगर हम करना चाहें तो सर कैसे कैसे कारोबार हो सके, जरा उसको देखिएगा मेरे बच्चे। अगर आपने देखा होगा कोई कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जिसमें एक बंदा उस कारोबार का मालिक होता है, तो ऐसे कारोबार को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। कभी लफ्ज सुना? सोल ट्रेडर एक ऐसा कारोबार जिसका सिंगल ऑनर हो। याद रखना कि ऑनर सिंगल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके कारोबार में सिर्फ एक ही मालिक है तो काम भी एक ही कर रहा होगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा बंदा जो किसी कारोबार का अकेला मालिक हो, सिर्फ मालिक की बात करने लगे मेरे बच्चे, हम मालिक के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कारोबार जिसका सिंगल मालिक हो, ऑनर एक हो, ऐसे कारोबार को कहते हैं सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। या इसको मान लो कि और क्या हो सकता है, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर, या एक लफ्ज बोल दिया करते हैं एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर भी कहा जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा, इसके साथ इंप्लॉई हो सकते हैं, आगे मजीद इंप्लॉई हो सकते हैं, लेकिन मालिक एक ही रहेगा। अगर मालिकों की तादाद कहीं पे बढ़ जाए, मालिकों की तादाद बढ़ जाए, किसी कारोबार में भी मालिक एक से बढ़ जाए, मालिक, मेरे बच्चे, वो कभी सोल ट्रेडर नहीं रहता, वो हमेशा क्या बन जाएगा, उसके लफ्ज पार्टनरशिप में होती है। हो ही नहीं सकता कोई एक कारोबार में एक से ज्यादा मालिक हो और हम आप उसको कह दो ये सोल ट्रेडर है। मेरे बच्चे कॉन्सेप्टली आप गलत जा रहे हो। सोल ट्रेडर क्या होगा? अगर कोई बंदा बाहर रेडी लगा के खड़ा हुआ, मैं कह दूं ये सोल ट्रेडर है, पहले तो इसका मतलब आप बेसिक लफ्ज को पढ़े ना। आप पढ़ने क्या जा रहे हो? नेचर ऑफ बिजनेस। और नेचर बिजनेस क्या होता है? कारोबार किसको कहते हैं? आज जरा मुझे बताइएगा। ठीक हो गया, मुझे बताएं कि नेस्ले कंपनी का नाम सुना? कारोबार है। आपने सीएफई का नाम सुना है? कारोबार है। सीएफई के बाहर एक बंदा रेडी लगा के खड़ा हुआ है, कारोबार है। देख लीजिएगा, क्या वो अपने आप को कह सकता है मैं बिजनेसमैन हूं? और क्या उसके बच्चे अपने स्कूल में इधर उधर बता सकते हैं कि हमारा बाप जो है बिजनेसमैन है? कोई दिक्कत तो नहीं? जो जो
बच्चे कह रहे हैं कि सर वो कह सकता है, वो बिजनेसमैन है, और उसके बच्चे कह सकते हैं हम बिजनेसमैन के बच्चे हैं, हाथ खड़ा करो। और जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, अब ठीक हो गया मेरे बच्चे। आप लोग क्या कहना चाहते हो, आप दोनों बैठे हुए जो बाकी लोग, वो बिजनेस नहीं कर रहा? नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी अब तो शामिल हो गए आपके साथ। मेरे बच्चे देखो, हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने की नीयत से की जा रही हो, मकसद प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट क्या होता है मेरे बच्चे? कोई बंदा क्या करता है, कुछ चीज बेचता है, रेवेन्यू कमाता है, उसका जो भी रेवेन्यू हो उसके उसके ऊपर उसका कुछ खर्चा होता है, खर्चा कम कर दें तो मेरे बच्चे समझ, अभी सादा रखो, उसका क्या आ रहा होता है, प्रॉफिट आ रहा हो। हर बंदा ऐसे काम कर रहा हो कि वो कोई चीज, वो कोई कहीं ना कहीं कुछ कमा रहा हो, और उस कमाने के ऊपर अपनी तरफ से कोई खर्चा भी कर रहा हो, और उसे उस खर्चे को लेस करने के बाद जो भी उसके पास बचे, समझ लो प्रॉफिट है। और हर बंदा जो प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, वो बिजनेस ही होती है मेरे बच्चे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बिजनेस किस किस स्केल का कर रहा है, किस लेवल का कर रहा है। आज इतने बड़े बड़े कारोबार आपको नजर आ रहे होते हैं, शायद वो कभी किसी अकेले बंदे ने कारोबार शुरू किया है। अगर आप अमेजोन की बात कर लो, ये फेसबुक की बात कर लो, मेटा जो है, इस तरह के कोई भी, ये किसी एक बंदे ने किसी ना किसी अपने एक कंप्यूटर पे बैठ के ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट की थी। लेकिन आज देखो कितने कितने बड़े ये टाइकून बने हुए। तो मेरे बच्चे ये ना सोचा करो कि वो कारोबार नहीं होता। तो कारोबार है क्या? हर वो एक्टिविटी हम जो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं वो कारोबार है। एक बंदा सिर्फ वो क्या करता है, वो जाता है मंडी में, और मंडी से जाके कोई 1,000 की एक आम की पेटी ले आता है, और उसको अपनी रेडी पे रख के और उसको बेच रहा है, या उसको सिर्फ आम की पेटी को वहीं पे रख के क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। मंडी के अंदर ही खरीद के वहीं पे बेच रहा है किसी और को। तो मेरे बच्चे वो भी कारोबार कर रहा है। उसका उसकी एक्टिविटी किस मकसद के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए है, ताकि उसने कोई खर्चा किया, 1,000 रुपया लगाया, ताकि उससे वो कोई 200-300 रुपया ऊपर कमा सके, 1,200-1,300 रुपए की वो पेटी बेचे और 200-300 कमा सके। लेकिन ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि वो 1,000 की खरीदी वो 800-900 की बिके, नुकसान भी हो जाए। क्योंकि कारोबार उसी को कहते हैं जिसमें नफा और नुकसान दोनों के चांसेस, जहां पे सिर्फ फायदा ही फायदा हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे तो सिर्फ आपको पैसे मिलते हैं, नुकसान आपका कोई नहीं होता, वो कभी बिजनेस नहीं होता। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, वहां पे तो पैसे मिलते हैं आपको, लेकिन मेरे बच्चे चाहे खर्चा हो भी रहा हो, लेकिन नुकसान तो वहां पे होता ही नहीं ना। तो ऐसे ऐसे में इसको मेरे बच्चे, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस नहीं होते, इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे। तो बिजनेस क्या होता है वाला? हर वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट कमाने की नीयत से कर रहे हो, अगरचे उसमें लॉस भी हो सकता है, तो मेरे बच्चे उस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? तो चाहे कोई फेरी वाला हो, है, चाहे कोई बेचारा कोई अकेला कहीं पे जमीन पे रखे कोई चीजें बेच रहा हो, है, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं मेरे बच्चे। और उनकी औलादे कह सकते हैं कि हमारा बाप क्या है, वो बिजनेसमैन है, क्योंकि कर तो मेरे बच्चे वो कारोबार ही रहा। तो आपको लग रहा होता कि बिजनेसमैन रहा है, ये तो कोई बड़ा लफज है। नहीं मेरे बच्चे, वो बंदा बड़ा होता है। अगर वो हलाल, हक हलाल का कारोबार कर रहा है, वो बंदा जरूर बड़ा है, चाहे कारोबार बड़ा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे बच्चे, तो बिजनेस क्या है? हर वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट कमाने की नीयत से करते हैं। आगे फिर अगली बात हम कर रहे थे कि बिजनेस कैसे कैसे किया जा सकता है। 3 तरीके होते हैं मेरे बच्चे बिजनेस करने के लिए। या तो अकेले कारोबार शुरू कर लो एज ए सोल ट्रेडर, और अपने साथ कुछ एम्प्लॉय भी रख लो, इट्स ओके, लेकिन मालिक अकेले रहो, सारे का सारा प्रॉफिट आप अपने घर लेके जा रहे हो, लॉस हो तो आप अकेले बर्दाश्त कर रहे हो, और कंपनी ना हो। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखिएगा, 3 अल्फाज होंगे अभी। सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर सकते हो, और कंपनी ना हो। अगेन, कंपनी ना हो, क्योंकि कंपनी एक बंदे की भी हो सकती है, और वो सैकड़ों हजारों लोगों की भी हो सकती है। पढ़ेंगे कंपनी में और इन सब में क्या फर्क है, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अगर किसी कारोबार में तादाद एक से बढ़ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। ये भी बिजनेस है। अगेन, कंपनी नहीं, लफ्ज कंपनी नहीं इसके लिए बोलना, क्योंकि कंपनी 2 लोगों की भी हो सकती है, वो 100 लोगों की, हजारों की भी हो सकती है। और तीसरा तरीकाकार मेरे बच्चे कोई भी कारोबार करने का, तो वो होता है कंपनी, कि कंपनी बना के करनी। कंपनी बड़ी अजीब सा मामला हो। उसमें होगा क्या, सिर्फ अभी थोड़ा सा बताने लगा हूं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यही बातें हम कई दफा डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। और एक और चीज बता दूं, जब I2B पढ़ रहे हो, इसके मेरे बच्चे सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आपको कैफ के पेपर में जाके मिलेंगे, पूरे पूरे टॉपिक भी डिटो मिलेंगे। तो जब ये I2B पढ़ रहे हो, इस पेपर को आपने ये नहीं समझना कि फजूल सा पेपर है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, समझ लो कि आगे तो मेरा नहीं ख्याल, कम से कम 4 पेपर तो मैं पढ़ा रहा हूँ कैफ, भरपूर इस्तेमाल है उन चारों पेपर्स के अंदर इस I2B के। उसके अलावा बाकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग की चीजें रह जाती हैं, थ्योरी थ्योरी के चारों पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यकीन कर लो कि जब मोस्टली मैं रेफर कर करके यही बच्चों को बता रहा होता हूँ। ये नहीं कि मैं वहां पे पढ़ाता नहीं, सिर्फ रेफर कर देता हूँ, लेकिन मैं लाजमी बता रहा हूँ, तो बच्चे माशाल्लाह उनको याद थोड़ी रहती है। और एक और मैं चीज बता दूं, जब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना, इस नीयत से नहीं पढ़ना कि आगे जाके जब पता नहीं ये चीजें ये फाइनल में आपके काम आएंगी। हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, सब बकवास है। पेपर पास करने के बाद, इवन देन पेपर देने के बाद आपको याद नहीं रहता मैंने पढ़ा क्या था। और ना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता कि आपको वो याद रहेगा। पता नहीं हमने क्या कुछ पढ़ के आए हैं अभी तक। यहाँ पे मैट्रिक में पता नहीं कौन कौन से फीसा कॉलेज के मसले पढ़ते रहे।
अभी वो याद ही नहीं हमें वो क्या थी, लेकिन ऐसे रटे हुए थे, सब कुछ आता था। ख्वाब में अभी भी आते, तो अभी भी मैं सॉल्व कर देता हूँ ख्वाब में, है, लेकिन हकीकत में अभी भी नहीं, है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ख्वाब में कहीं काम कर रहा होता है, यहाँ पे काम नहीं करता, वो सब कुछ भूल गए। इवन देन मैं कह रहा हूँ, पेपर देने के बाद आगे घर एक दफा सो लें तो सब कुछ भूल चुके होते, हमने उस किताब में पढ़ा क्या था। इसलिए मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पेपर पास करने के ऊपर होना चाहिए। बाकी जो आगे आपके काम आएगा वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर सबसे ज्यादा काम आएगा। और इसीलिए तो 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं। और आपकी जो सही वर्थ बनती है ना मेरे बच्चे, वो आर्टिकल्स के बाद बनती है। तो इसलिए आप लोगों का हमेशा फोकस, कभी कोई कहे ना ले ये फलाना ये काम तुझे सी फाइनल में काम आएगा, पता नहीं किसके काम आएगा कुछ। मैं कह रहा हूँ कि यही I2B की बात मैं जाके कैफ के पेपर में पढ़ाऊंगा। आज याद है मेरे बच्चे, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, एक है ही I2B, बच्चों को नहीं पता होता कि कुछ ऐसा हम पढ़ के भी आएंगे। परेशानी हो जाना उससे, क्योंकि इस चीज का वाकई ही कोई इस तरह का फायदा भी नहीं। अभी आई कैप का जब डेलीगेशन आया हुआ था तो उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए पेपर कम कर दें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर आप लोग लेते हैं, यानी कि 21 पेपर रख रखे हैं। और कोई क्वालिफिकेशन बता दो दुनिया के अंदर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसके इतने पेपर हो, हैं? लोगों के 2-2 3-3 पेपर हैं, और माशाल्लाह हमारे 21 पेपर हैं। हमने इंडिया को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ा हुआ है इस मामले। तो फिर उन्होंने, यानी कि वो पहले ही इस पे काम कर रहे थे, मेन ये कि और पेपर कम कर दें, जैसे आगे कैफ के 6 पेपर आ जाएंगे, PRC के 3 पेपर आ जाएंगे, तो कहने का मतलब, और फाइनल के भी कुछ पेपर कम हो जाएंगे। तो कर तो रहा है क्या कुछ, और होना भी चाहिए मेरे को, अभी बिला वजह चीजें पढ़ाते जाओ, फायदा ही को नहीं है उसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है अभी, है, चीजें आपने कहीं ना कहीं पूछ के, कहीं अपना नॉलेज और उसको कंपेयर करना, देखना सही गलत क्या है, और मेन तो कौन नहीं है। खैर वापस आओ, लौटे इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एक मिस्टर ए है, अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए है, इसने मेरे बच्चे कोई कारोबार शुरू किया एज ए सोल ट्रेडर। इसमें होगा क्या कि कारोबार और उसका मालिक, कारोबार और उसका मालिक दुनिया की निगाह में दोनों सेम ही रहते हैं, एक ही, यानी कि ये मालिक और उसका कारोबार दोनों अलग नहीं होते। इस कारोबार के ऊपर जितने भी लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटी का लफ्ज सुना है आप लोगों ने पहले, जिम्मेदारी कह लो फिलहाल, तो जितने ऑब्लिगेशन होंगे, जो पैसे किसी के देने होते हैं, चलो उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। तो इस कारोबार के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, उस लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार उसका कारोबार खुद नहीं होगा, बल्कि कौन जिम्मेदार होगा, उसका मालिक। क्योंकि यहाँ पे एक लफ्ज पढ़ेंगे कि कारोबार और उसके मालिक के दरमियान सेपरेशन नहीं होती, अलग अलग नहीं होते। ये दोनों दुनिया की निगाह में क्या है, आपकी निगाह में क्या है, ये दोनों सेम है। अगर किसी बंदे ने कारोबार को 1 लाख रुपया उधार दिया, एक्चुअली उसने किसको दिया है, उसने मिस्टर ए को दिया। सेम मामला मेरे बच्चे पार्टनरशिप में होगा, सेम मामला पार्टनरशिप में होगा। अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार कर लेते हो, अगेन इन दोनों के दरमियान, कारोबार और इनके मालिकों के दरमियान किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं है। दुनिया की निगाह में इनका कारोबार और ये जो पार्टनर सेम ही है। और अगर कोई बंदा इस कारोबार को उधार देगा, पार्टनरशिप को उधार देगा, हकीकत में किसको उधार दे रहा है, इन मालिकों को। और कल वो बिजनेस पैसे नहीं देगा तो किससे जाके लेगा, वो मालिकों से। ऐसे होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कंपनी इससे इंटायरली डिफरेंट होती है। कंपनी में क्या होगा, वो कोई एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर भी कंपनी बना सकते हैं। जिस दिन कंपनी बन जाती है, जिस दिन कंपनी बन जाती है, याद रखना, कंपनी इनसे अलहदा कारोबार बन जाती है, और कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। जादू, एक ऐसा इंसान जो आप खुद बनाते हैं दुनिया की निगाह में। अब जो जो आप लोग देखोगे, अगर कंपनी बना के कोई कारोबार करता है, उसमें मालिक अलहदा होंगे और उसका कारोबार अलहदा होगा, और दोनों इंसान है, कारोबार अलहदा से इंसान बन जाएगा। देखो, उसको मैंने रिपोर्ट की शक्ल में बनाया, जबकि पीछे अगर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की बात करो, वहां पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे जब आप कंपनी बनाते हो, कंपनी बनते ही क्या बन जाती है, खुद एक इंसान बन जाती है। इसको हम लफ्ज बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन। इसको लीगल पर्सन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम तो इंसान को इंसान नहीं मानते हैं। इसको कानून ने कहा कि इसको इंसान मानो, और आम इंसान अगर इसको इंसान नहीं मानता कंपनी को, कानून कानून उसको चपेटे कराएगा। सामने क्या, ये देखिए CFE कंपनी, आपको नहीं, CFE कंपनी नहीं, CFE के इंसान आप नहीं, नहीं सर, CFE चलाने वाले इंसान नहीं है सर, आप CFE को इंसान कह रहे हैं, तो कानून क्या करेगा, चपेटे कराएगा। क्या मैं तुझे कह रहा हूं कि CFE के इंसान है, तो तू मान उसको इंसान है। और याद रखना, ये एक ऐसा इंसान होगा जो अपने मालिकों से बिल्कुल अलग है। कल जब आप बड़े होंगे ना, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, मान लो कि जैसे अभी हमने बात की नेस्ले, अब नेस्ले कंपनी में गए हो एज ए CFO, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, आपको पता है किसके साथ होगा, उसके तो हजारों मालिक हैं नेस्ले कंपनी के, जो उसके शेयर होल्डर हैं, जो मालिक हैं, वो तो हजारों हैं। मालिकों के साथ थोड़ी आपका कोई लेन देन है। आपका जो लेन देन होगा वो किसके साथ होगा, कंपनी के साथ। कंपनी खुद एक इंसान है, और कंपनी आपको नौकरी पर रखेगी,
और कल अगर नौकरी से निकालेगी, कंपनी निकालेगी, और अगर उसने गलत निकाला आपको नौकरी से, तो आप केस किस पे करोगे? नेस्ले के ऊपर, आप वर्सेस नेस्ले। तो बदले में केस लड़ कौन रही रही होगी आपके साथ? नेस्ले, क्योंकि नेस्ले खुद एक इंसान है। तो कंपनी याद रखिए खुद एक इंसान बन जाती है, लेकिन उस वक्त बनती है जब आप उसको कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लो। ये जो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर होते हैं, इनको रजिस्टर्ड भी करवा लो, ये कभी इंसान नहीं बनते, ये हमेशा बच्चे ही रहते हैं, ये कभी इंसान नहीं बनते। लेकिन मेरे बच्चे कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते ही क्या बन जाती है? कंपनी अपने मालकों से अलग इंसान बन जाती है। और फिर क्या होगा? इन इन अज्यूम कर लो, मैं थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चे समझा रहा हूं ताकि बार बार हम इन चीजों को रिपीट करें और ये हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। मान लो कि मिस्टर ए, बी और सी, इन लोगों ने 100 रुपया लगाया इस कंपनी के अंदर, तीनों का 100 रुपया लगा हुआ, 300 रुपया लगाया हुआ इन्होंने कंपनी में। और जैसे ये कंपनी मान लो कि स्टार्ट होगी, चलना शुरू होगी। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो इस कंपनी के सर पे 2,000 रुपए की लायबिलिटी, और इन लोगों ने 300 रुपया दिया हुआ था। मान लो कि इन्होंने जो चलाकर जो टोटल एसेट बना रखे अभी उस 300 रुपए से बने हुए हैं, या उधार उधूर लेके जो टोटल एसेट बनाए हुए हैं, वो है 700 रुपए। ये जिन लोगों का पैसा देना है कंपनी ने, जिन क्रेडिटर, इनको लफ्ज बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिन क्रेडिटर्स का इस कंपनी ने पैसे देने, कंपनी पैसे देगी मेरे बच्चे। अगर किसी ने उधार दिया, किसी ने उधार पे सामान सप्लाई किया, इन लोगों को पैसा कौन वापस करेगी? कंपनी खुद वापस करेगी। और कंपनी अगर मान लो वापस नहीं कर पा रही, तो कौन किस तरह वापस करेगी? अपने एसेट बेच के। अज्यूम कर लो इस 2,000 रुपया वापस करना था, इस कंपनी ने अपने सारे एसेट बेचे, वो कितने के थे? 700 रुपए के। तो बाद में भी मेरे पास 1,300 रुपया अभी भी इस कंपनी के सर पे पड़ा हुआ। अब ये सोच रहे हैं, मालिक सोच रहे हैं ऐसा करता हूं मैं जाके इस कंपनी, ये जिन लोगों ने पैसे लेने थे, वो सोच रहे हैं इस कंपनी के मालिकों से जाके पैसा ले लेता हूं। लेकिन लॉ बीच में आ गया, कहते ना ना, आपका इन मालिकों से तो कोई लेना देना नहीं। कहते सर क्यों? वो मालिक नहीं इस बिजनेस के। कहते मालिक तो हैं, लेकिन ये बिजनेस तो खुद एक इंसान है। आपका जो भी लेन देन का मामला था वो इस इंसान के साथ था, कंपनी के साथ था। तो कंपनी से आपने पैसे रिकवर करे। कहते लेकिन सर वो तो अपना सारा कुछ बेच के हमें दे दिया उसने जितना देना था। वो तो सर सिर्फ 700 रुपया दिया उसे, 1,300 तो भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कानून इनको कहेगा मुबारक हो, आपका वो पैसा डूब गया है। यानी कि पैसा किनका डूबा है? जिन्होंने उस बिजनेस से लेने थे। मालकों की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मालकों की तरफ चले भी जाएंगे तो मालकों को जाके कहेंगे पैसा दो। मालिक कहते किस चीज का? वो जो आपने बिजनेस कंपनी को दिए थे। कहते कंपनी, ये मालिक कहेंगे कंपनी को तो हमने भी दिए थे, 100 रुपया हमने भी दिया। और बिजनेस जब डूबा, वो हमारा भी 100 रुपया लेके डूब गया, और मुबारक हो, आपका पैसा भी डूब गया। तो जी देखो, इसका मतलब इनका पैसा भी डूबता है, लेकिन कितना डूबता है? सिर्फ महदूद। जितना ये पैसा कंपनी बनाते वक्त उसमें शुरू में लगाते हैं, सिर्फ उतना ही पैसा डूबता है। इसलिए आगे जाके हम पढ़ेंगे, कंपनी के साथ लफ्ज लिखा होता है लिमिटेड, और वो जो लिमिटेड का वर्ड लिखा आ रहा था वो किसके लिए लिखा आ रहा था? लायबिलिटी के लिए। और लायबिलिटी किनकी? भला जिम्मेदारी किनकी? उसके मालकों की। इसके मालकों की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, महदूद लायबिलिटी होती है महदूद, लेकिन किस हद तक? जितना पैसा इन्होंने शुरू में कंपनी बनाते वक्त लगाया होता है। अब वो तो दे दिया, ये तो ऐसे ही कंपनी एक कश्ती है, और इन्होंने क्या कर दिया? कुछ पैसा शुरू के अंदर उस कश्ती में रख दिया, ये चलेगी, कल कमाएगी, हमें भी देगी। लेकिन अगर वो कश्ती डूब जाती है, इनका पैसा वो जो शुरू में लगाया इन्होंने, वो तो डेफिनेटली लेके डूबेगी, वो तो इनको वापस नहीं मिलता मेरे बच्चे। इसका मतलब मेंबर्स का पैसा भी डूबता है, लेकिन उनकी महदूद लायबिलिटी होती है। उनका पैसा डूबता भी है तो उतना ही डूबता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। अगर उसके बाद कंपनी डूब भी जाए तो मेरे बच्चे, अगर फिर भी लोगों के जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे वापस ना हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे वो किनका डूबेगा? वो क्रेडिटर्स का डूबेगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जितने अमीर लोग हैं वो जब कारोबार करते हैं कंपनी बना के करते हैं, और उनके कारोबार डूबते भी हैं, लेकिन कभी देखोगे ये नहीं होता कि उनके घर में खुदा ना खासा फाके पड़ गए। उनके घर पे कभी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो कंपनी में पैसा लगाया होता है, उनकी जो जो सेविंग्स होती है वही लगाते हैं, और रिस्क होता है उनके पास, अगर डूब भी जाए कोई दिक्कत नहीं। और हम गरीब लोग जब भी कारोबार करते हैं एज ए सोल ट्रेडर, कल ही करांगा कारोबार है, या एज ए पार्टनरशिप, और जब वो डूबते हैं उनकी जितनी लाइबिलिटीज होती है हमें अपना घर बार बेच के देनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे मेरे बच्चे आपका कारोबार और आपकी लहदा कोई कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप और आपका कारोबार दोनों सेम ही होते हैं दुनिया की निगाह में। तो कारोबार की जितनी लाइबिलिटीज होती है क्रेडिटर्स की निगाह में, वो कहां से रिकवर हो सकती है? मालकों से। और हम कैसे कारोबार करते हैं? एज ए सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप। जबकि सियाना बंदा कैसे कारोबार करते हैं? एज ए कंपनी, क्योंकि कंपनी में आपने जितना लगाना था लगा दिया। जैसे मान लो कि आप गए जाके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आपका भी दिल कर रहा है कि मैं भी नेस्ले का मालिक बनना चाहता हूँ। आपने क्या किया? 1,000 रुपए के जाके स्टॉक एक्सचेंज में नेस्ले के शेयर्स खरीदे, 1,000 रुपए। लेकिन माशाल्लाह आप ऐसे ऐसे खुशकिस्मत थे कि आपने जैसे ही कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी डूब गई। अज्यूम करनी, अब मेरे बच्चे जब कंपनी डूब गई तो किसी को पता चला कि आप भी उसके मालिक हैं, और अरबों की लायबिलिटी है उसके सर पे। क्या अब वो आपके घर पे आएगा, आपको कहेगा चलो भैया वो अरबों रुपए मेरे वापस करो, क्योंकि आप भी तो मालिक हैं। लेकिन वहां पे आप कहेंगे कि भैया मेरा भी 1,000 डूबा है, आपके तो अरबों डूबे हैं, मेरा भी 1,000 डूबे हैं, तो दोनों के पैसे डूबे हैं।
तो आपने जो पैसे लेने हैं वो किससे लेने हैं? कंपनी से लेने हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद एक अलहदा इंसान होती है मेरे बच्चे, बिल्कुल अलहदा इंसान। और इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। ये भी जिंदा रहती है, ये भी मरती है, हाँ, इसका जनाजा नहीं होता है। ये ना हो कि आज कंपनी का जनाजा सर आज हम छुट्टी दे दें, लेवल नहीं हो गया ना, मरती है, इसके लफ्ज बोलते हैं डिजोल्व करना है, मरेगी सही लेकिन इसका जनाजा नहीं होगा, ना ही इसकी शादी होगी। है, ये ना हो कि शादी पे आप कंपनी की शादी पे जा रहे हैं। इन दो चीजों के अलावा बाकी सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन आप इंसानों जैसे होते हैं। केस कर सकती हैं, केस हो सकता है, जायदाद खरीदती हैं, अपने नाम पे खरीदती हैं, अपने नाम पे बेचेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कंपनी अपने नाम पे करेगी। बस ये दो चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, जनाजा मरेगी सही, और दूसरी शादी। समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो मुझे बताओ कैसे कारोबार किया करो, लेकिन लोगों का पैसा रखो ना, है, अपना बचा रहे हैं। यानी कि आज ही माशाल्लाह आप तेज हो गए कि अब हम कैसे कारोबार करेंगे। और कोई बंदा पूछने आ जाए कि यार मैं चाहता हूं, मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 से कारोबार करूं, और कल वो कारोबार डूब जाए, मेरा 10,000 ही डूबे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, वो नहीं, वो भी बचाने का तरीकाकार बता रहे हो आप उसको, वो डूबेगा, उसका कोई तरीकाकार नहीं है। आप ये चाहते हो कि 10,000 उस, हाँ, और तरीकाकार है कि तू उस 10,000 की भी इंश्योरेंस करवा लो, वो लेना मामला है, वो ज्यादा चालाकी है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप उसको कहोगे कि वो चाहता है कि 10,000 का कारोबार करूं और कल डूबे तो 10,000 ही डूबे, तो आप उसको क्या कहोगे? पार्टनरशिप का कारोबार कर लो, सोल ट्रेडर का कारोबार कर लो, या उसको क्या बोलोगे? कंपनी। जब उसको बोलेगा कंपनी क्या होती है तो क्या बताओगे उसको? वो कहते खुद इंसान होती है, लेकिन नजर नहीं आती, भुट्टो की तरह है? देखो जिंदा भी है, नजर में नहीं आता है। तो कंपनी जिंदा भी होती है, नजर नहीं आएगी आपको, है? लेकिन मेरे बच्चे होगी बिल्कुल इंसान, और उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन कैसे होंगे? आम इंसानों की तरह। ये वैसे समझाने के लिए, और याद रखना, जो चीज आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कहीं पे नजर आए उसको कभी किताब पे लिखने की कोशिश ना करना, उसका फायदा कोई नहीं होगा। हाँ, चीज समझने के लिए अगर आपको कोई बताई जा रही हो उसको किताबें लाजमी लिख लेना। और किताबों को नीट एंड क्लीन रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक दफा सिर्फ सेल हो, आगे ये हो सकता है सेल भी ना हो, क्योंकि सिलेबस ही अगर चेंज हो गया तो ये सेल भी नहीं होंगी। ये ना हो कि उसको साफ रखने के चक्कर में अपनी अटेम्प्ट भी लगवा लो, है, और ये आगे बिक भी ना सके, तो फायदा क्या होगा? क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना इसकी ट्रेडिंग करते हैं, है? अभी साथ ही मैसेज, हर रोज मैसेज आ रहा था सोशल मीडिया पे, 10/10 किताबें अवेलेबल हैं पीआरसी की, है? कुछ नहीं लिखा हुआ पर, बिल्कुल साफ सुथरी। तो ये कहेगा फिर पास कैसे हुआ? वो कहता मैंने सीए छोड़ दी। बेटा, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कैसे कैसे हो सकते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो सकता है, यानी कि तजारत, और इंडस्ट्री बना के भी आप कारोबार कर सकते हो। और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, वैसे ही बात करें, इंडस्ट्री क्या होती है बोला? जो सेम तरह के काम कर रहे हो जब उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो क्या कहलाती है? इंडस्ट्री। जैसे मान लो कि ये सीए के इंस्टीट्यूशन की एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर सारे के सारे सीए के कॉलेजेस हैं, तो ये सीए की इंडस्ट्री है। इसी तरह जितनी मान लो कि शुगर बनाने वाली कंपनीज हैं वो सारी आपस में एक ही तरह का काम करती हैं, तो समझ लो क्या है, वो इंडस्ट्री है। कपड़ा बनाने वाली, देखो कपड़ा भी कई तरह की है, कई धागा बनाती हैं, कई धागे को आगे कपड़ा बनाती हैं, फिर आगे कई कंपनी उसकी डाइंग करती हैं। तो सारी ये लेदर लेदर जो जो जिस तरह का काम करती हो, उस तरह के काम करने वालों को इकट्ठा कर दो, तो मिलके वो क्या बन जाएंगी? इंडस्ट्री। जैसे मान लो कि आप सारे मिलकर क्या बन गए, क्योंकि सारे सेम मिलकर सीए कर रहे हो, एक ही तरह का काम, तो ये क्या है? शर्म तो नहीं आ रही? ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन ज्वाइन किया आपने, इंडस्ट्री। वो कारोबार के लिए होती है ना, कारोबार कौन सा आपके यहाँ कोई है कारोबार? नहीं सर, हम किताबें बेचेंगे ना पीआर से पास करने के बाद। लो बेटा, तो बिजनेस इंडस्ट्री बना के भी कर सकते हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, तजारत वगैरह इस तरह का भी हो सकता है। और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें क्या हो सकती है? कोई एक्सट्रैक्टिव भी हो सकती है, जो जमीन से मादनियात निकालती हैं, है कोई मैन्युफैक्चर कुछ बना के बेच रही होती है, कोई जेनेटिक कोई चीज बुनने छुनने वाली, कंस्ट्रक्शन, असेंबली, सर्विस, सर्विस बेस्ड भी बिजनेस होते हैं मेरे बच्चे। जैसे अभी अभी मान लो कि हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे बताएं क्या सर्विस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग है? हम आपको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे? अच्छा, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, वो तो कुदरत ने कर दिया मैन्युफैक्चर हमें, आप तो हमें क्या कर रहे हो? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। और ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर मजीद बात करें मेरे बच्चे, ट्रेड और ए टू ट्रेड, ट्रेड कैसे हो सकती है? वो इनलैंड या फॉरेन, पाकिस्तान में भी कारोबार कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो तजारत में मदद के लिए बनते हैं और वो खुद से कारोबार बन जाते हैं, यानी कि आपके बिजनेस में मदद के लिए कुछ कारोबार शुरू होते हैं मेरे बच्चे।
जैसे अगर हम बात करें बैंकिंग की, बैंक मान लो कि वो लोगों को कारोबार में मदद करने के लिए बना है, लेकिन खुद भी कारोबार है? इसी तरह ट्रांसपोर्ट, वो कहते हैं कि आप अपना तजारत करना चाहते हो, सामान एक जगह से दूसरी लेके जाना चाहते हो, सर ये टीपू ट्रकों वाला मैं हूं, आप मेरे ट्रक का इस्तेमाल करें। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह, अब तो नहीं बेचारा, उसका बिलाज भी पिछले दिनों में कत्ल हो गया। दुश्मनदार लोग हैं ये सारे के सारे हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार वो खुद से क्या है, वो खुद एक बिजनेस है। इसी तरह इंश्योरेंस, देखो वो कहते हैं कि आपके कारोबार में कहीं आग लगे या कोई और नुकसान हो, आप हमसे आके पूरा करवा लो। ये नहीं कि कारोबार आपका है लेकिन हम नुकसान पूरा करने के लिए बैठे, लेकिन इंश्योरेंस वाले खुद भी कारोबार बन गए हैं। इसी तरह वेयर हाउसिंग, वो कहते हैं कि सर अगर आपके पास गोदाम शुदाम नहीं है तो हमने बना के रखे हुए, आप अपना सामान ला के यहाँ पे रख दो, तो उनका गोदाम ही बनाना क्या है, वो भी कारोबार है। इसी तरह मर्केंटाइल एजेंट्स, ये जो होते हैं ना कि जो किसी के बिहाफ पे कुछ चीजें आगे बेच रहे होते, लफज एजेंट पे ध्यान रखो। मर्केंटाइल क्या होता है, चीजों को आगे बेचने वाला किसी होता है ना, अक्सर दुकानों के बाहर लिखा होता है कमीशन एजेंट, कमीशन शॉप, यानी कि वो किसी का सामान बेच रहे होते हैं। जैसे आड़ती शाड़ती होते हैं ना, आड़तिया क्या करता है, वो आम किसानों से चीजें लेता है, आगे बेचता है उनको, और अपनी कमीशन रखता है, और तो उसका कोई काम नहीं होता इस तरह के। तो मेरे चाहिए जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इंशाल्लाह हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे सही तरीके से। जिस तरह आपको बता दिया कि एक आधा वीक है, उसके बाद आपकी क्लासेस इंशाल्लाह, मैनेजमेंट की कोशिश यही है 5 डेज इन द वीक वो होगा। और इसके बाद अभी बीच में एक थोड़ी सी ब्रेक होगी, उसमें अब्दुल्ला साहब और आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन अरेंज किया हुआ है, सर इमरान शहजाद साहब आएंगे अभी। तो इंशाल्लाह आई होप के बड़ा बेनिफिशियल होगा ये 15-20 मिनट आपके लिए। मतलब आप एक्सपीरियंस ज़रा देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप किस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो मेरे अच्छे अभी अब्दुल्ला साहब आ गए, तो उनके हैंड ओवर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा।